एवरीवन, मैं एडवोकेट पूनम नागर टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको जमानती और अजमानती अपराध के बारे में बताऊंगी। तो जमानती और अजमानती अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो जमानती और अजमानती अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जमानती अपराध क्या है? जो अपराध प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या किसी अन्य तत्समय यानी कि उस समय लागू विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। अब देखिए प्रथम अनुसूची में कहाँ दिखाया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड के 5वें स्तंभ में जमानती और अजमानती दोनों को दिखाया गया है। अब देखते हैं अजमानती अपराध। अजमानती और जमानती दोनों को ही 2A में परिभाषित किया गया है। तो अजमानती अपराध क्या है? अजमानती अपराध वे हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में नहीं दिखाए गए हैं या फिर किसी अन्य तत्समय विधि द्वारा अजमानती बनाया गया है। और एक्ट में क्या है कि छोटी सी परिभाषा दर्ज रखिए कि कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अर्थात अब देखते हैं जमानती अपराध क्या है। तो वे अपराध जिनमें जमानत अधिकार स्वरूप प्रदान प्राप्त की जाती है वो क्या होते हैं? जमानती अपराध। और जमानती अपराध में जमानत न देना किस चीज़ का अपराध कहलाता है? तो अपराध कहलाता है सदोष परिरोध का। और सदोष परिरोध कहाँ पर परिभाषित है? IPC की धारा 340 में। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट आता है न्यायाधीश कृष्ण अय्यर का कि जमानत एक नियम है और जेल उसका अपवादी है। किस केस में कहा गया या फिर किस न्यायाधीश ने कहा? तो ये न्यायाधीश थे कृष्ण अय्यर जी। और किस केस में कहा गया? ये कहा गया मोतीराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका AIR था 1978 सुप्रीम कोर्ट। अब हम देखते हैं CRPC में जमानत संबंधी प्रावधान कहाँ पर है? तो CRPC में जमानत संबंधी प्रावधान है जो जमानती अपराध है उसमें दे रखे हैं केवल एक धारा है 436। और अजमानती अपराध के बारे में 437 और 439 और धारा 438 में अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान है। तो ये सारे क्या हैं? जमानत संबंधी प्रावधान है 436, 37, 38 और 39 में। अब हम देखते हैं सबसे पहले धारा 436 स्पष्ट करती है कि जब कोई अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति अर्थात अजमानती अपराध से के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति अर्थात जमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या फिर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह बाहर साधक अधिकारी जब व्यक्ति उसकी अभिरक्षा में है या फिर या वह न्यायालय जब उसके समक्ष प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया के किसी प्रक्रम में यदि वह व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तब उस व्यक्ति को क्या है? जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए 436 के फर्स्ट क्लॉज से क्या स्पष्ट हुआ है कि पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों जमानत दे सकते हैं और जमानती मामले में जमानत देना क्या है? आज्ञापक है। और कृष्ण अय्यर जी ने कहा ही है कि जमानत एक नियम है और जेल उसका अपवाद। और 436 के स्पष्टीकरण में ही अकिंचन अर्थात निर्धन व्यक्ति को बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति कौन है? यदि जमानती मामले में व्यक्ति 1 सप्ताह तक जमानत न दे सके तब वह व्यक्ति क्या होगा? निर्धन होगा। और उस निर्धन व्यक्ति को क्या है? बिना प्रतिभूति के केवल उसके व्यक्तिगत बंध पर ही न्यायालय क्या है? छोड़ेगा। और यह प्रावधान कब से जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 2005 का संशोधन से। और कब से लागू हुआ? तो ये हुआ 20/6/2006 से ये लागू हुआ। अब देखिए जमानती मामलों में जमानत का प्रावधान आज्ञापक है, ये 436(1) में बताया गया। और 436(2) में क्लॉज 2 में क्या बताया गया? कब जमानती मामले में जमानत नहीं दी जा सकती? कि जब कोई व्यक्ति हाजिरी के समय या हाजिरी के स्थान के संबंध में जमानत की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय जब वह व्यक्ति उसी मामले में पश्चातवर्ती क्रम में या फिर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या फिर लाया जाता है तो उसे जमानत देने से इनकार कर सकेगा। एवं धारा 46 के अंतर्गत बंध पत्र के संप्रण पर शास्ति देने की जो शक्ति है वह प्रभावित नहीं होगी। अर्थात न्यायालय जमानत देने के इनकार के साथ साथ उस पर कोई शास्ति भी अर्थात दंड भी अधिरोपित कर सकेगा। और ये दंड कहाँ से लगेगा? तो ये जमानत में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 229(a) के तहत दंडित किया जाएगा। देखिए जमानती मामलों में जमानत देना क्या था?
जमानत जो थी वो अधिकार स्वरूप प्राप्त की जाती थी, लेकिन अजमानती मामलों में जमानत जो है अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकती। वह क्या है, न्यायालय के विवेक पर आधारित होती है। तो अब देखते हैं धारा 437 में क्या है, सेशन न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संबंधी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जब एक व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर अजमानती अपराध करने का संदेह है, ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। वह व्यक्ति उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष अर्थात मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है। तब ऐसा अधिकारी अभिरक्षा के दौरान या न्यायालय कार्रवाई के किसी प्रक्रम में जमानत दे सकेगा। यह उसकी विवेकीय शक्ति है। परंतु धारा 437 के अधीन जमानत नहीं दी जाएगी। कब नहीं दी जाएगी? यदि व्यक्ति जो है, जो अपराधी है वो मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है। यदि ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष के कारावास से पूर्व में दोषित हो चुका है, या फिर वह 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम कारावास के मामले में 2 या अधिक बार दोषित किया जा चुका है, तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। परंतु किसको जमानत दी जाएगी? इसी में ही, चाहे उसने ये मृत्यु, आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष से या 3 वर्ष से किंतु 7 वर्ष से कम कारावास के मामले में 2 बार या अधिक बार दोषित हुआ गया है। अगर वह 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई रोगी है या कोई विकलांग व्यक्ति है, तो इनको क्या दी जाएगी? जमानत दी जाएगी। और ये इसमें भी दे रखा है 437 की फर्स्ट क्लोज में ही कि यदि अभियुक्त पर आरोप किस चीज़ का है, मृत्यु का, आजीवन कारावास का, 7 वर्ष से अधिक के कारावास के अपराध का आरोप है, तथा उसे धारा 437 में उसे जमानत जो है विशेष कारण से दी जा रही है, तो वहाँ ऐसी जमानत से पूर्व क्या है, लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील को सुना जाना आवश्यक होगा। अब देखिए 437 का क्लॉज 3 क्या बताता है, सशर्त जमानत का प्रावधान। सशर्त जमानत का प्रावधान जो है 437 के क्लॉज 3 में दिया गया है, और ये एग्जाम में कई बार बना भी है कि जब कोई व्यक्ति जिस पर 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का आरोप है या आईपीसी के अध्याय 6, 16 और 17 का आरोप है या संदेह है, एवं वहाँ पर जमानत देते समय क्या क्या शर्त लगेंगी उस व्यक्ति पर, अर्थात उस पर सशर्त जमानत जो दी जाएगी वो कौन सी शर्तें होंगी? बंद पद की शर्त के अनुसार हाजिर होना, आरोप संदेह वाले अपराध को न करेगा जो जिसका आरोप है या संदेह है जिस अपराध का, और किसी व्यक्ति को साक्ष्य प्रकटन से रोकने हेतु धमकी या उत्पीड़न नहीं देगा। और जमानत खंडन या समाप्ति कौन सी धारा में है? तो 437 क्लॉज 5 में है, और 437 का जो क्लॉज 6 और 7 है उसमें जमानती यानी कि अजमानती में जमानत का आज्ञापक प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 439 जो है अजमानती मामले में सेशन यानी कि सेशन न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा क्या है, जमानत का प्रावधान करती है। तो एससी यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश दे सकते हैं कि व्यक्ति जिस पर चाहे किसी भी अपराध का अभियोग है एवं वह व्यक्ति अभिरक्षा में है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और क्या निर्देश दे सकती है? धारा 437 की क्लॉज 3 की कोई भी शर्त अधिरोपित कर सकती है, या यदि मजिस्ट्रेट द्वारा कोई शर्त अधिरोपित की गई तो उसे अपास्त कर सकती है, उसको खंडित कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। परंतु धारा 439 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत देते समय ऐसे मामले में अनियमितता और सेशन द्वारा विचारणीय है या आजीवन कारावास के मामले या अधिक के मामले हैं तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर देगी जब तक ऐसा अवसर न देने के विशेष कारण न बता दे। और जमानत का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खंडन कौन सी धारा में है? तो धारा 439 का क्लॉज 2 है। तो क्या है कि जमानत को रद्द कर सकता है और गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है। अब देखते हैं जमानत के आज्ञापक प्रावधान कौन कौन सी धारा में निकले हैं। तो निकले हैं धारा 436 का क्लॉज 1, 437 का क्लॉज 6 और 7, 436 ए है, 167 2 है और 437 का
फर्स्ट क्लॉज के अपवाद यानी कि 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति स्त्री है, रोगी या विकलांग है। अब देखते हैं धारा 438 जो है वो अग्रिम जमानत संबंधी अपराध है। अग्रिम जमानत से जमानत है और अग्रिम जमानत का प्रावधान वर्ष 2005 से तो इसके खंड 1 को प्रतिस्थापित भी हुआ है और इसमें दे रखा है कि 1 जून 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और ये यूपी में 6 जून 2019 को लागू हुई। यूपी में अग्रिम जमानत है क्या? तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है और यही अग्रिम जमानत कहलाती है। क्या कहती है देखिए धारा 438 कहती है जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है और कि उसे अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जाएगा, तब वह उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि गिरफ्तार किए जाने पर उसे छोड़ दिया जाए। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय का यह विवेकाधिकार होगा कि वह चाहे तो ऐसे आवेदन को नामंजूर कर सकता है या अग्रिम जमानत प्रदान कर सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। अब एमपी की भी वैकेंसी आ गई हैं और उत्तराखंड की भी आ गई हैं, एपी और यूपी की भी आने वाली हैं। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर इस पर मैसेज करें। धन्यवाद।